Jai everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. So today we are going to cover the third war between India and Pakistan, that is the Indo-Pakistan War of 1971. So we have already discussed about the Indo-Pakistan War in 1947 and 1965, and today we are going to discuss about this particular war. तो आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पाकिस्तान था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, डेट इज़ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान तो अभी भी पाकिस्तान है, बट जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको हम लोग अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो 1971 की ही वो वॉर थी जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और उसके बाद उसको ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश कहा जाने लगा। तो उस टाइम हुआ क्या था, जब दोनों ही कंट्रीज़ डिवाइड हो गई थी और पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो उस टाइम पे बांग्लादेश में एक एमर्जिंग लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया था। तो वेस्ट पाकिस्तान को लगा कि कहीं ये बाद में अपनी इंडिपेंडेंस की मांग ना करने लग जाए, तो धीरे धीरे उनके इन्फ्लुएंस में आके लोगों ने एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट वहाँ पे चलाया, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान ने जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान में आया, उसने इन्वेड किया और वहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया, मारपीट स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बाद वहाँ के लोगों ने, जो बंगाली लोग थे, उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया इनटू इंडिया। तो इंडिया के जितने भी बॉर्डर से लगे हुए थे, बांग्लादेश के बॉर्डर से जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने एंटर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ गई इंडिया के उन रीजन्स में, और साथ साथ में जो रिफ्यूजीज़ थे उनके साथ जो रिसोर्सेज थी उनकी कमी भी आने लग गई। तो इंडिया के लोग थे, उन्होंने भी रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद जब इतनी सारी प्रॉब्लम इंडिया को खुद होने लगी, तो 1971 ने इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया एक फुल सपोर्ट, किसके लिए? बंगालीज़ के लिए। और वो बंगाली कहाँ पे थे? वो थे हमारे ईस्ट पाकिस्तान में। तो बंगालियों के द्वारा वहाँ पे एक मूवमेंट चलाया जा रहा था जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। तो जब इंडिया को प्रॉब्लम होने लगी, बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया में आ गए और जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे लोगों को परेशान किया जाने लगा, तो इंडियन आर्मी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने अपना फुल सपोर्ट दिया टू दी मुक्ति बाहिनी मूवमेंट। ठीक है, और उसके बाद इंडिया उसके साथ उनको एड करने में लगी। तो जैसे ही इंडियन आर्मी ने एंड इंडियन गवर्नमेंट ने मुक्ति बाहिनी मूवमेंट, जो कि ईस्ट पाकिस्तान का था उस टाइम पे, उसको सपोर्ट किया, उसके तुरंत ही बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए इनटू ईस्ट पाकिस्तान, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और किसको वहाँ से निकालने के लिए? जो वेस्ट पाकिस्तान के ट्रूप्स थे और जो वहाँ के इन्फिल्ट्रेटर्स थे। ठीक है, तो इसके बाद इंडियन आर्मी काफ़ी सारे बैटल्स भी जीती ईस्टर्न फ्रंट पे। उसमें एक बैटल का नाम है बैटल ऑफ हिली, और ये एकमात्र पॉइंट था जहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान इंडियन आर्मी को अच्छे से रेजिस्ट कर पाया था, बट उसके बावजूद भी वो बैटल हार गई थी और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ हिली। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी सारे ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। इसके पीछे इंडियन नेवी की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसके कारण हम इंडियन नेवल डे मनाते हैं। तो सबसे पहले उस हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि 4 दिसंबर 1971 से हम लोगों ने इंडियन नेवल डे मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, नेवी डे स्टार्ट किया था। तो इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि जो पाकिस्तानी ट्रूप थे वो एंटर कर रहे थे बांग्लादेश में, या कह सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, थ्रू सी। तो जो इंडियन ओशन था वहाँ से वो वहाँ पे मूव कर रहे थे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो लैंड के रास्ते आते तो बीच में इंडिया पड़ता और काफ़ी अदर कंट्रीज़ पड़ती। तो सबसे जो इजी वे था उनको आने का वो था बे ऑफ बंगाल से और इंडियन ओशन से बांग्लादेश में एंटर करना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी ट्रूप्स को रेजिस्ट करने के लिए और उनको बांग्लादेश में एंटर करने से रोकने के लिए आईएनएस विक्रांत को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने डिप्लॉय किया, उसके बाद आईएनएस विक्रांत, जो उस टाइम का काफ़ी पावरफुल वेसल था, उसने पाकिस्तानी ट्रूप को और जितने भी पाकिस्तानी शिप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया था पाकिस्तानी नेवी में, पाकिस्तानी आर्मी में। तो उसके बाद पाकिस्तानी नेवी का और उसकी मिलिट्री का एक ही मोटिव था कि कैसे ना कैसे करके आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इसका काम तमाम कर दिया जाए। तो उनका सिर्फ एक मोटिव था इस टाइम पे। तो उस मोटिव को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने पीएनएस, डेट इज़ पाकिस्तान नेवल शिप गाजी को, आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने भेजा थ्रू वेस्ट पाकिस्तान।
तो जैसे ही उन्होंने ये खबर जो है वो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तक पहुंची, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई और कैसे ना कैसे करके ये खबर फैलाई गई पाकिस्तान में कि जो आईएनएस विक्रांत है वो बे ऑफ बंगाल में ना होके विशाखापट्टनम में है। तो उन्होंने वहाँ से अपना रास्ता मोड़ा और विशाखापट्टनम की ओर चल दिए। और विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत नहीं था, उस टाइम पे आईएनएस राजपूत को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में आईएनएस राजपूत ने पीएनएस डेट इज़ पाकिस्तान नेवल शिप गाजी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस पर भी काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हुई है, आप देख सकते हो डिटेल में। तो इसके बाद ये जो पूरा ऑपरेशन था जिसमें इंडियन नेवी ने 1971 में अपनी भागीदारी निभाई, और यही वो एक वॉर थी जिसमें तीनों फोर्सेस का, डेट इज़ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। तो इसके बाद इंडियन नेवी 4 दिसंबर 1971 से नेवल डे मनाने लग गई। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके बाद नेवी डे स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी को लगा इसके बाद कि जो ऑलमोस्ट इंडियन फोर्सेस है इंक्लूडिंग एयरफोर्स एंड आर्मी, वो सारे किस तरफ हैं, ईस्टर्न फ्रंट की तरफ, तो उनको लगा कि वेस्टर्न फ्रंट की तरफ तो कोई नहीं होगा। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम वेस्टर्न फ्रंट से एक हमला बोल लें, जिसके बाद जो इंडियन आर्मी का जो बेस है उसको कमज़ोर किया जाए। ठीक है, तो ऑन 4 दिसंबर 1971 द ए कंपनी ऑफ 23rd बटालियन ऑफ इंडियन पंजाब रेजिमेंट डिटेक्टेड एंड इंटरसेप्टेड द मूवमेंट ऑफ 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। तो जो इंडियन आर्मी की ए कंपनी थी, डेट इज़ अल्फा कंपनी थी 23rd बटालियन की, और ये कहाँ की थी, इंडियन पंजाब रेजिमेंट। उन्होंने डिटेक्ट किया कि जो पाकिस्तानी आर्मी की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड है वो इंडिया में घुसपैठ कर रही है। कहाँ से, रामगढ़ राजस्थान से। तो इसके बाद आपको बैटल का नाम पता होगा, वो बैटल कौन सी है, बैटल ऑफ लोंगेवाला। ठीक है, तो इसमें जो हमारे लीडर थे या फिर कह सकते हैं जो कमांडर थे वो थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो इस बैटल में क्या था, पाकिस्तानी अपने काफ़ी टैंक्स लेके आ गए थे। तो इंडियन आर्मी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने लैंड माइंस बिछा दिए। तो जैसे जैसे पाकिस्तानी टैंक डिस्ट्रॉय होने लगे, पाकिस्तान इस बात से डर गया कि इन्होंने काफ़ी सारी लैंड माइंस बिछाई है। तो वो काफ़ी टाइम उन्होंने उसमें वेस्ट कर दिया, किस में, लैंड माइंस को ढूंढने में। तो जब उनका टाइम वेस्ट हो रहा है तो कम से कम 3 to 4 आवर्स उन्होंने इसमें अपने लगाए। और जिसके बाद इंडियन आर्मी का एक ही मोटिव था कि किसी तरह से जो पाकिस्तानी आर्मी थी और उनके जो टैंक बटालियन थी उनको रोक दिया जाए, क्योंकि उस टाइम इंडियन एयरफोर्स के पास भी हमारे जहाज़ थे, हंटर जहाज़ थे, बट उनको रात में यूज़ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, वो सिर्फ डे टाइम में यूज़ कर सकते थे। तो इंडियन आर्मी का इस टाइम पे, और जो पंजाब रेजिमेंट थी उसका एक मोटिव था अंडर द कमांड ऑफ कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो उनका एक मोटिव था कि पाकिस्तानी टैंक को यहाँ पे रोक दिया जाए टिल मॉर्निंग, और मॉर्निंग में इंडियन एयरफोर्स उन पर अटैक कर लेगी। तो हुआ भी कुछ ऐसी, जो टीम थी पूरी वो उनको रेजिस्ट करने में कामयाब रही, और सुबह इंडियन एयरफोर्स अपने हंटर जहाज के साथ आए और उन्होंने जो पाकिस्तानी टैंक्स थे उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो वेस्टर्न फ्रंट था वहाँ पे भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद बाय द टाइम द बैटल हैड एंडेड, 38 पाकिस्तानी टैंक्स एंड 100 आर्मर्ड व्हीकल्स वर आइदर डिस्ट्रॉयड और अबंडन। तो इस टाइम पे 28 पाकिस्तानी टैंक्स को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फिर उनको छीन लिया गया फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी। About 200 Pakistani troops were killed in actions during the battle, while only 2 Indian soldiers lost their life. तो इस बैटल में, लोंगेवाला की बैटल में 200 पाकिस्तानी ट्रूप्स जो थे उन्होंने अपनी जान गंवाई, और सिर्फ 2 इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे मार्टियर हुए हमारे। तो मतलब जो डिस्ट्रक्शन था अपोजिशन में वो काफ़ी ज़्यादा था। तो पाकिस्तानी सफ़र्ड अनदर मेजर डिफीट, ये मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी जो थे वेस्टर्न फ्रंट पे हमारी एक और वॉर चल रही थी जिसका नाम था बैटल ऑफ बसंतर। तो बसंतर बेसिकली एक रिवर का नाम था, और इसको हमने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के बायोग्राफी में भी पढ़ा है। जब उनको पीवीसी दिया गया था वो इसी वॉर के लिए दिया गया था। तो ये काफ़ी वल्नरेबल पॉइंट था इंडिया के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट करता था पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर को। तो बसंतर रिवर को कैप्चर करना और उसके ऊपर एक ब्रिज फॉर्म करना ताकि आर्मर्ड और इन्फेंट्री को कनेक्ट किया जाए इंडियन आर्मी की, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इस फ्रंट पे भी पाकिस्तानियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 66 टैंक उनके डिस्ट्रॉय हुए और 40 से ज़्यादा कैप्चर कर लिए गए बाय इंडियन आर्मी। और जिसमें जो हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे उन्होंने कम से कम 4 to 6 टैंक्स को अकेले ही डिस्ट्रॉय किया, जिसके बाद उनकी जाबाजी के लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
देन इन रिटर्न पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी 11 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए थे इंडियन आर्मी के, बट स्टिल जो डिस्ट्रक्शंस था वो पाकिस्तानी साइड में ज़्यादा था. सो बाय 16 दिसंबर पाकिस्तानी हैड लॉस्ट साइजेबल टेरिटरी ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट. तो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तानी ने अपने काफ़ी सारी टेरिटरी, जो उनकी ज़मीन थी और जो इलाका था, वो गंवा दिया. ईस्टर्न फ्रंट पे भी, डेट इज़ जो ईस्ट बांग्लादेश था वहाँ पे भी, और वेस्टर्न फ्रंट पे भी जो पाकिस्तानी ट्रूप्स ने वेस्टर्न साइड से जो ऑपरेशन लॉन्च किए थे. तो यहाँ पे नेवी ने कराची पोर्ट को भी डिस्ट्रॉय किया था, आपको पता होगा. तो ये भी ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि नेवल द्वारा इनिशिएटेड था, उसका एक पार्ट था. So, under the command of Lieutenant General G.S. Arora, the 3 corps of Indian Army, which had invaded East Pakistan, entered Dhaka. इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा की लीडरशिप में, उनके कमांड में, जो इंडियन आर्मी के 3 कॉर्प्स थे, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को इन्वेड करके वो ढाका में एंटर्ड हुए. और उसके बाद उन्होंने फोर्स किया पाकिस्तानी ट्रूप्स को और उनकी फोर्सेस को सरेंडर करने के लिए ऑन 16 दिसंबर 1971. और इससे जस्ट एक दिन पहले बैटल ऑफ बसंतर हमारा कंक्लूडेड हुआ था, मतलब उसको एंड किया गया था. ठीक है. सो आफ्टर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नाजी साइन द इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर. तो इसके बाद जो पाकिस्तानी जनरल थे A.A.K. नाजी, और जो इंडियन थे उस टाइम, जो इंडियन लीडर थे जिनका नाम था निर्मलजीत सिंह, तो इन दोनों के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हुआ, जिसके बाद इंडिया ने मोर देन 90,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर को लिया और उसका बाद रिलीज़ भी कर दिया था बाद में. ठीक है. तो इस तरह से जो 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था वो ख़त्म हुआ. लास्ट में पाकिस्तानी ट्रूप्स को उनकी फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा और इस तरह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ. तो यहाँ पे हमारी तीनों फोर्सेस की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रही है. उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना एक रोल प्ले किया और इस तरह से जो हमारा थर्ड वॉर था वो एंड हुआ. और सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो. अभी हमारी सिर्फ एक और वॉर रहती है, डेट इज़ इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1919, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग कारगिल वॉर भी कहते हैं. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर वॉर. उसके बाद हम कुछ मेजर PVC होल्डर्स देखेंगे या फिर ऑलमोस्ट ही मैं कवर करा लूँगी और इस तरह से आपका सेकेंड चैप्टर डिफेंस सर्विसेज ख़त्म हो जाएगा. So please like, subscribe and share it among your NCC mates to help them in their B and C certificate. Thank you.